सगाई का कार्यक्रम अच्छे से हो गया था। जीत के घर वाले भी अपने घर चले गए थे। रात के वक्त रितिका अपने रूम में बालकनी में बैठी थी। उसके हाथ में अपनी माँ की फोटो थी। वो कहती है, मम्मा आपको पता है, आज ना रोमा दी की सगाई हो गई है। फाइनली उनकी जिंदगी में खुशियां आ ही गईं। उन्हें उनका सोलमेट मिल गया। काश मुझे भी आदित्य जी का प्यार मिल जाए। तभी आदित्य वहां आता है और कहता है, किससे बात कर रही हैं आप? रितिका यह सुनकर मुड़कर देखती है तो वो आदित्य को देखकर कहती है, अरे आप कब आए? आप मेरी और मेरी मम्मा की बातें छुपकर सुन रहे थे। आदित्य कहता है, सॉरी, अब नहीं सुनूंगा। फिर वो वहां रखी चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, आज का प्रोग्राम अच्छे से हो गया ना? रितिका कहती है, हाँ। रोमा दी कितनी खुश थी ना। वो और जीत जी साथ में कितने अच्छे लगते हैं। आदित्य कहता है, एक बात पूछे आपसे? रितिका, हाँ पूछिए ना। आदित्य उसके हाथ में फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आपकी मम्मा फॉरेनर थी ना, और आपके पापा तो इंडिया से। फिर यह सुनकर रितिका मुस्कुराते हुए उस फोटो को देखकर कहती है, हाँ, लव मैरिज थी दोनों की। मम्मा मोरक्को से थी और पापा यहीं के अमृतसर के थे। जब पापा बिजनेस के लिए लंदन गए, तभी उनकी मम्मा से मुलाकात हुई थी एक बिजनेस पार्टी के चलते। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और उन्हें प्यार हो गया। पता है, मम्मा ने पापा को प्रपोज किया था, वो भी उनके पूरे ऑफिस के सामने। पहले तो उनकी शादी के लिए कोई नहीं माना था, पर धीरे धीरे सब मान गए और मम्मा एलिना फर्नांडिस से बन गई एलिना खन्ना। मम्मा को इंडियन कल्चर बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने खुद को बिल्कुल इंडियन कल्चर के रंग में रंग लिया था। फिर मैं उनकी जिंदगी में आई। इसी तरह हम सब खुश थे। पर दीपांश मेरा छोटा भाई, उसके जन्म के वक्त मम्मा की डेथ हो गई। रितिका जो मुस्कुराते हुए सब बता रही थी, उसकी आंखों में अब नमी आ गई थी। आदित्य उसके कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है, सॉरी, मेरा आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था। रितिका अपनी आंखें साफ करते हुए कहती है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। और मम्मा दूर कहाँ है? वो हमेशा मेरे साथ है। फिर वो आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, जानती हूँ आपको विवाह जी की याद आ गई। वो भी तो अन्नू को जन्म देते वक्त चली गई थी, पर वो हमेशा आपके और अन्नू के साथ हैं। आदित्य सिर्फ आंखें झपका देता है और कहता है, आपको दुख नहीं होता है कि आप मुझसे प्यार करती हैं और मैं आपके प्यार के बदले प्यार नहीं दे पा रहा हूँ? आप अपनी जिंदगी को क्यों मेरे पीछे बर्बाद कर रही हैं? उसकी बात सुनकर रितिका उसकी तरफ मुड़कर कहती है, जब मुझे आपसे प्यार हुआ, तब मैंने नहीं सोचा था कि आपको भी मुझसे प्यार है या नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि अगर बताना पड़े तो उसके लिए मैं कोई भी परीक्षा देने को तैयार हो जाऊंगी। और रही बर्बाद होने की बात, तो प्यार में या तो कोई आबाद होता है या तो फिर बर्बाद। दोनों ही सूरतों में मेरा प्यार आपके लिए कम नहीं होगा। आदित्य उसकी बात सुनकर कहता है, प्यार के बदले प्यार मिले ये जरूरी नहीं है। और वो वहां से उठकर चला जाता है। रितिका उसे जाते हुए देखकर कहती है, प्यार तो होगा आपको भी एक दिन, और मैं इंतजार करूंगी। और वो भी जाकर सो जाती है। वहीं आदित्य अपने अंतर मन से जूझ रहा था। वो कहता है, क्या करूं मैं? ना ही उनसे प्यार कर सकता हूँ और ना ही विवाह को भूल सकता हूँ। फिर वो विवाह की फोटो को देखते हुए कहता है, विवाह, मैंने आज से पहले तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा और ना ही किसी को अपने दिल में जगह देने की सोची। पर मेरे दिमाग में ना चाहते हुए भी रितिका जी की छवि बसने लगी है। मैं ना चाहते हुए भी उन्हें अपने ख्यालों में जगह देने लगा हूँ। गलत होगा ये तो तुम्हारे साथ, गलत होगा। 2 दिन बाद आज रोमा की हल्दी थी। सबने आज पीले रंग के कपड़े पहने थे। रोमा अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी कोई उसे पीछे से गले लगा लेता है। वो देखती है कि अनिकेत और अंकिता थे, जो पढ़ाई की वजह से बाहर थे। वो मुड़कर उन्हें गले लगाते हुए कहती है, आ गए तुम दोनों, कितना टाइम लगा दिया? अनिकेत कहता है, सॉरी दी, छुट्टियां अप्रूव होने में टाइम लग गया। वैसे हम बहुत खुश हैं, फाइनली आपकी जिंदगी में खुशियां तो आ गईं। रोमा कहती है, तुम दोनों बाकी सबसे मिले? अंकिता कहती है, कहाँ दी, बस जा ही रहे हैं। फिर वो दोनों नीचे सबसे मिलते हैं। अर्निका जी मन में कहती हैं, पता नहीं भाभी और उनके बच्चों ने मेरे बच्चों पर क्या जादू कर दिया है, मुझसे ज्यादा उनकी सुनते हैं। अनिकेत रितिका के पास आकर कहता है, ओह, तो आप हैं मिस लंदन रिटर्न, जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। वैसे आप बहुत सुंदर हैं। रितिका हंसते हुए कहती है, थैंक यू। मेरा नाम मिस लंदन रिटर्न नहीं, रितिका है। यू कैन कॉल मी रिट्स। अनिकेत उसे साइड हक करते हुए कहता है,
आपकी मेरी खूब जमेगी रिट्स। दूर खड़ा आदित्य कहता है, इसे तो मौका चाहिए हर लड़की से फ्लर्ट करने का। थोड़ी देर बाद हल्दी की रस्म शुरू होती है। सबसे पहले हरमन जी रोमा को हल्दी लगाते हैं और कहते हैं हमेशा खुश रहो। फिर निर्मला जी उसे हल्दी लगाकर कहती हैं खुश रहो और अपने परिवार का नाम बनाए रखना। इसी तरह सब एक एक करके उसे हल्दी लगाते हैं और हल्दी की रस्म पूरी होती है। आकृति जी रितिका से कहती हैं, बेटा ये हल्दी किचन में रख कर आओ। रितिका कहती है, जी माँ। और वो हल्दी का बाउल लेकर किचन में जाने लगती है। तभी उसकी सैंडल एकदम से ट्विस्ट हो जाती है। तभी कोई उसे पकड़ लेता है। वो देखती है कि आदित्य ने उसे पकड़ रखा था। वो कहती है सॉरी। वो एकदम से सैंडल आदित्य उसे बाउल ले ही रहा था कि तभी अन्नू भागते हुए आती है और रितिका से टकरा जाती है, जिससे रितिका के हाथ से बाउल फिसल जाता है और सारी हल्दी उस पर और आदित्य पर गिर जाती है। अन्नू हंसते हुए कहती है, मम्मा पापा आप तो येलो येलो हो गए। और वो वहां से भाग जाती है। आदित्य गर्दन हिलाते हुए जाने लगता है। तभी वो देखता है कि रितिका किचन में अपने ऊपर लगी हुई हल्दी हटाकर बाहर आ रही थी। उसकी नज़र रितिका के टॉप पर जाती है, जो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया था। वो उसके पास आकर कहता है, यहीं रुकिए, अभी मत जाइएगा। और वो किचन से एक थाल पर ढकने वाला चूनर लेकर आता है और सामने से उसे उड़ा देता है और कहता है, अब जाइए। रितिका पहले तो कुछ नहीं समझती, पर जब वो चूनर उड़ाता है तो वो सब समझ जाती है। वो कहती है थैंक यू और वो वहां से चली जाती है। आदित्य भी अपने रूम में जाकर चेंज कर लेता है। अगले दिन सब मेहंदी की तैयारियों में व्यस्त थे। रितिका ने आज ग्रीन कलर का सूट पहना था और उस पर फ्रेंच चोटी बनाई थी। कानों में इयररिंग्स डाले वो बहुत सुंदर लग रही थी। अनिकेत कहता है, बहुत सुंदर लग रही हैं आज आप। मन कर रहा है आपसे शादी कर लूं। और वो हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर रितिका को भी हंसी आ जाती है। वो उसके कंधे पर टैप करती है और कहती है, आपसे बड़ी हूं मैं। अनिकेत कहता है, सो व्हाट, आजकल आगे डिफरेंस चलता है। इसी तरह वो रितिका के साथ हंसी ठिठोली करने लगता है। थोड़ी देर बाद सबको मेहंदी लग रही थी। सब खुशी खुशी मेहंदी लगवा रहे थे। रोमा रितिका को अपने पास बैठाते हुए कहती है, तुम भी लगवाओ। रितिका और निशिका भी मेहंदी लगवाने लगते हैं। कुछ देर बाद उनकी मेहंदी कंप्लीट होती है। निशिका कहती है, मेरे तो पैर अकड़ गए, मैं आती हूँ। फिर वो उठकर किचन की तरफ चली जाती है। वहां उसकी नज़र जूस के गिलास पर जाती है। वो कहती है, इसीलिए मुझे मेहंदी लगवाना पसंद नहीं है। अब प्यास लगी है, क्या करूं। वो गिलास उठाने की कोशिश करती है, पर नहीं हो पा रहा था, जिससे उसे गुस्सा आने लगता है। तभी कोई गिलास उठाकर उसके होठों से लगा देता है। वो देखती है कि शोभित खड़ा था। वो कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शोभित कहता है, पानी पीने आया था, जा रहा था, तभी आप पर नजर पड़ी। आपको प्यास लगी है ना, पीजिए। निशिका सोचती है, पी लेती हूँ, प्यास लगी है, और वो पीने लगती है। शोभित भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, कितनी सुंदर लग रही है। दी की शादी के बाद मैं अपने दिल की बात इन्हें बता दूंगा। कहीं किसी और ने चांस मार लिया तो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रितिका पानी पीने के बाद कहती है थैंक यू और वो वहां से चली जाती है। वही रितिका भी उठकर सब चीजें देख रही थी। वो अपने बाल बार बार हटा रही थी, पर हवा की वजह से बार बार बाल कभी उसके होठों पर तो कभी आंखों पर आ रहे थे। वो कहती है, सबके हाथ मेहंदी से भरे हैं, किसको बोलूं। और वो आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नजर आदित्य पर जाती है, जो अन्नू के साथ खेल रहा था। वो कहती है, अन्नू को कहती हूँ, वो कर देगी। फिर वो अन्नू के पास जाकर कहती है, अन्नू बेटा मेरे बाल प्लीज पिन अप कर दो। अन्नू कहती है, यस मम्मा। और वो उसके बाल समेटने लगती है। तभी उसकी कोई दोस्त उसे बुलाने आ जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। रितिका कहती है, आप ही कर दीजिए प्लीज। आदित्य कहता है, रहने दीजिए, ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। और वो वहां से जाने लगता है। रितिका कहती है, देखिए आप गलत कर रहे हैं, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। आदित्य उसे देखकर उसके बाल आगे से हटाकर उसके कान के पीछे करके उस पर पिन लगा देता है और कहता है, बहुत सुंदर लगती हैं आप इंडियन कपड़ों में। और वो वहां से चला जाता है। रितिका तो उसके इस तरह बोलने से शौक थी। वो कहती है, आज सूरज ने दिशा बदल ली क्या। इन्होंने मेरी तारीफ की। और वो मुस्कुरा देती है। इसी तरह शादी का दिन भी आ जाता है। रोमा ने आज रेड कलर का सरारा पहन रखा था। उस पर हैवी नेकलेस, कानों में झुमके, हाथों में लाल चूड़ा, नाक में गोल नथ, पैरों में पायल। वो आज बहुत सुंदर लग रही थी।
उनकी शादी गुरुद्वारे में होनी थी। सब धीरे धीरे रेडी होकर निकल रहे थे। रितिका ने आज पर्पल कलर का हैवी एम्ब्रॉयडरी का लहंगा, गोल्डन कलर का ब्लाउज और उस पर लाइट सा नेकलेस, हाथों में चूड़ियां, कानों में झुमके। वो लाइट मेकअप ही करती थी। वो अपना दुपट्टा सेट करते हुए कहती है, वाह, ये लहंगा कितना सुंदर लग रहा है। वो कहती है, अब जल्दी से मैं दीदी का सामान ले लेती हूँ जो उनके ससुराल देना है। पर वो तो आदित्य जी के रूम में है, जल्दी से ले आती हूँ, फिर निकलना भी है। और वो आदित्य के रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो आदित्य के रूम में जाकर देखती है कि आदित्य भी रेडी हो रहा था। उसने पीच कलर का कुर्ता, उस पर पर्पल एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट और नीचे क्रीम कलर का एंकल लेंथ पैंट पहना था। वो अपने जैकेट में हैंकी सेट कर रहा था, पर उससे हो नहीं रहा था। रितिका कहती है, मैं कर दूं। आदित्य उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, आप कब आई? रितिका उसकी तरफ आकर कहती है, जब आप इसमें उलझे हुए थे। और वो उसके पास आकर उसका हैंकी जैकेट की जेब में सेट करने लगती है। आदित्य उसे देखने लगता है। वो आज चाह कर भी उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके बात करते होंठ, उसके उड़ते हुए बाल, जिसे वो बार बार एक हाथ से हटा रही थी। आदित्य स्माइल करने लगता है और एक हाथ से उसके बाल पीछे करने लगता है। रितिका उसकी तरफ देखती है तो वो भी स्माइल कर देती है और कहती है, हो गया। पर आदित्य तो उसमें ही खोया हुआ था। वो धीरे से एक हाथ उसकी कमर पर रख देता है और उसे अपने करीब कर लेता है। रितिका एकदम से उसके करीब आते हुए हैरानी से कहती है, ये आप। वो आगे कुछ नहीं कह पाती क्योंकि आदित्य ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी। वो धीरे से उसके माथे को चूम लेता है। रितिका आंखें बंद करे इस एहसास को महसूस कर रही थी। फिर वो धीरे से उसके गाल को चूम लेता है। रितिका उसके कंधे को पकड़ लेती है। फिर वो उसकी नाक को चूमते हुए धीरे से उसके होंठ के किनारे को चूम लेता है। फिर वो धीरे से उसके होंठ पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। रितिका की पकड़ उसके कंधे और पीठ पर कस जाती है। वहीं आदित्य का एक हाथ उसकी कमर पर रखा था और दूसरा हाथ उसकी गर्दन से लेकर उसकी पीठ को सहला रहा था। रितिका की पकड़ भी उसके कुर्ते पर कसी हुई थी। उसके लिए एहसास बिल्कुल नया था। वो जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के इतना करीब गई थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए ही थे कि आदित्य का फोन बजने लगता है, जिससे रितिका और आदित्य दोनों की आंखें खुल जाती हैं। आदित्य रितिका को देखता है, जिसका चेहरा लाल हो चुका था। रितिका जैसे ही उसकी आंखों में देखती है, वो झट से उससे दूर होकर अपने रूम में चली जाती है। आदित्य उसे रोकता तब तक वापस से फोन रिंग करने लगता है। वो देखता है कि कॉल आकृति जी का है। वो पिक करते हुए कहता है, जी माँ। आकृति जी, कहाँ हो तुम बेटा? और रितिका का भी फोन नहीं लग रहा है। जल्दी आओ, यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। आदित्य एक गहरी सांस लेकर कहता है, जी माँ, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। और वो फोन रखकर कहता है, ये मुझे क्या हो गया था? क्या मेरा कंट्रोल खुद से इतना छूट गया है? और वो रितिका के रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं रितिका बाथरूम में थी। वो खुद को मिरर में देखती है। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसकी लिपस्टिक उसके होठों से मिट चुकी थी। उसका हाथ अनायास ही अपने होठों पर चला जाता है। तभी उसे याद आता है कि किस तरह से आदित्य ने उसे किस किया था। वो कहती है, ये क्या था? पर जो भी था, इतना सुकून था कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। तभी गेट नॉक होता है। वो जाकर खोलती है तो आदित्य खड़ा था। वो उसे देखकर नजरें इधर उधर करने लगती है। यह देखकर आदित्य कहता है, वो माँ का फोन आ गया है, सब हमारा वेट कर रहे हैं, चलिए। रितिका सिर्फ गर्दन हिलाकर नीचे चली जाती है। दोनों कार में बैठे थे। आदित्य ड्राइव कर रहा था, पर उसका ध्यान बार बार रितिका पर जा रहा था, जो खिड़की के बाहर देख रही थी। वो कहता है, क्या सोच रही होगी ये मेरे बारे में? मैं इनसे माफी मांग लूंगा। तभी वो लोग गुरुद्वारे पहुंच जाते हैं। रितिका सीट बेल्ट निकाल कर जैसे ही उतरने लगती है, अचानक से कोई उसका दुपट्टा पकड़ लेता है। वो मन में कहती है, ये आज इनको क्या हो गया है? कॉलेज टाइप का रोमियो जूलियट वाला फील आ रहा है। वो मुड़कर कुछ कहती उससे पहले ही आदित्य उसे इशारा करता है। वो देखती है कि उसका दुपट्टा सीट बेल्ट के पास दबा हुआ था। वो कहती है, हाँ तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा। और वो दुपट्टा निकाल कर अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद आदित्य कहता है, ये लड़की भी पल पल बदल जाती है। और वो कार पार्क करके अंदर चला जाता है। आकृति जी उसे देखकर कहती हैं, कहाँ थी बेटा? फेरे बस शुरू ही होने वाले हैं। रितिका कहती है, सॉरी माँ। उसे देखकर आकृति जी उसके सर पर हाथ फेर कर कहती हैं, तुम ना ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम तो चुलबुली सी अच्छी लगती हो।
और वो उसके गाल खींच लेती हैं। रितिका भी उनके गले लग जाती है। फिर जीत और रोमा के फेरे शुरू होते हैं। रितिका अन्नू के साथ बैठी थी, तभी आदित्य भी दोनों के पास आकर बैठ जाता है। रितिका उसे देख सामने देखने लगती है। आदित्य कहता है, रितिका जी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। रितिका कहती है, अभी हम फेरों पर ही ध्यान दें, क्योंकि मुझे शादी मिस नहीं करनी है। प्लीज ना आदि। उसने ये बात बहुत मासूमियत से कही थी, और आदित्य का ध्यान उसके आदि बोलने पर गया। वो कहता है, क्या कहा था अभी आपने? रितिका कहती है, आदि, क्यों नहीं बोल सकती क्या? आप चाहो तो मुझे रिद्जी रिट्स कुछ भी कह सकते हैं, और निकनेम तो अच्छे लगते हैं ना। आदित्य कहता है, हाँ। और वो भी फेरों पर ध्यान देने लगता है। फेरों के बाद सब खाना खाने बैठते हैं। रोमा और जीत साथ बैठे थे। वहीं अनु रितिका के पास बैठी थी। वहीं शोभित भी जाकर निशिका के पास बैठ जाता है और कहता है, आपने कुछ खाया नहीं है? निशिका कहती है, थैंक यू, पर मैं डाइट पर ही रहती हूँ। शोभित कहता है, यह ट्राई कीजिए, रसमलाई बहुत टेस्टी है। निशिका उसके इंसिस्ट करने पर टेस्ट करके कहती है, वाओ, इट्स यमी, और वो पूरी कटोरी खा लेती है। शोभित कहता है, आप मेरे साथ चलिए, आपको एक से एक डिश ट्राई करवा दूंगा मैं। निशिका कहती है, हाँ हाँ चलिए, और ये बहुत टेस्टी है, मैं कल एक्स्ट्रा जिम कर लूंगी। और वो शोभित के साथ चली जाती है। वहीं रितिका अन्नू को खाना खिलाने के बाद खुद खाने लगती है, पर वो थोड़ा सा खाकर कहती है, यह तो बहुत स्पाइसी है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। वो उठ ही रही थी कि उसके सामने एक प्लेट आती है। वो देखती है कि आदित्य प्लेट लेकर उसके पास बैठ चुका था। वो कहता है, ये खा लीजिए, बिल्कुल लेस स्पाइस है इसके अंदर। आई नो, आप तीखा नहीं खाती हैं। रितिका कहती है, थैंक यू, और वो खाना खाकर कहती है, हाँ, इसमें तो बिल्कुल तीखापन नहीं है। फिर रोमा की विदाई शुरू होती है। रोमा सबके गले लगकर रोने लगती है। आकृति जी और सरमन जी कहते हैं, बेटा, जीत बहुत समझदार है और सुलझा हुआ है। उसका और उसके परिवार का हमेशा साथ और हमेशा प्यार बनाए रखना। रोमा रितिका के सामने आकर कहती है, तुम्हें तो जितना थैंक यू कहूँ कम होगा। मेरी जिंदगी में आज ये दिन तुम्हारे कारण ही आया है। तुम बहुत अच्छी हो, सच में। और वो उसके गले लग जाती है। वो धीरे से कहती है, बाबा जी से दुआ करूंगी कि तुम ही मेरी भाभी बनो। रितिका कहती है, थैंक यू दी, मैंने कुछ नहीं किया दी, जोड़ियां तो ऊपर से बनती हैं, बस उन्हें मिलाने का काम हमारे जरिए होता है। ऑल दी बेस्ट दी। इसी तरह रोमा की विदाई होती है, और वो जीत के साथ अपने घर चली जाती है। उसके बाद सब घर आते हैं। अन्नू को रितिका सुला देती है। उसके बाद वो कहती है, एक काम करती हूँ, माँ से पूछ लेती हूँ, अब वो ठीक है ना? दी की विदाई के बाद बहुत अपसेट थी वो अपने रूम से निकलकर आकृति जी के रूम की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे अनिका जी के रूम से आवाज आती है। वो कहती है, ये इतनी रात को किससे बात कर रही हैं? सब थक गए हैं और ये अभी भी फोन पर है। फिर वो थोड़ा पास जाकर सुनती है। जैसे जैसे वो सुन रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें शौक से बड़ी हो रही थी। वो कहती है, इसका मतलब? अनिका जी फोन पर कहती हैं, भैया, जब से वो रितिका इस घर में आई है, तब से मैं अपने किसी भी मकसद को सही से अंजाम नहीं दे पा रही हूँ। सामने से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर भी एक सातिर मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, ये तो आपने सही कहा। उसे देखकर ना, मुझे उस विवाह की याद आती है। वो भी ऐसी ही थी, प्यार और परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली। पर क्या हुआ, सजा भुगती उसने मेरे रास्ते में आने की। कोई नहीं जानता कि विवाह के साथ जो हुआ वो एक हादसा नहीं था, मेरी सोची समझी साजिश थी, जिसको मैंने बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया था। सबको लगता है कि विवाह की मौत उस सड़क हादसे में हुई, पर कोई नहीं जानता उसे तो मैंने उस दिन पहले ही जहर दे दिया था, जिसका असर उसकी बॉडी में 1 घंटे बाद होता। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि किसी को शक नहीं हो। पर मेरा काम और भी आसान हुआ, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट बीच रास्ते में हो गया था। पर हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को पता चल गया था कि विभा की बॉडी में जहर था। वो बाहर आकर सबको बताता, उससे पहले ही मैंने उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा दिया। और उसने बाहर आकर वही कहा जो मैंने उसे बोला, कि विभा की मौत एक्सीडेंट में हुए ब्लड लॉस की वजह से हुई। फिर वो हंसते हुए कहती हैं, कितनी मेहनत की है मैंने इस परिवार को तोड़ने की, पर हर बार कोई ना कोई मसीहा आ ही जाता है। पर इस बार नहीं। मैंने भी इस बार सोच रखा है कि ऐसी चाल चलूंगी कि सब मेरी मुट्ठी में आ जाए, और फिर इस घर पर सिर्फ मेरा एक छत्र राज होगा। रितिका जो ये सब सुन रही थी, वो शौक हो गई थी। वो कहती है, इसका मतलब चाची जी ने विभा जी को मारने की कोशिश की थी।
पर वो एक्सीडेंट में वो धीरे धीरे अपने रूम की तरफ चली जाती है। वो अपने रूम में पहुंचकर बेड पर बैठते हुए कहती है, पर क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया है? और अभी तक क्यों कर रही हैं? कोई अपने ही परिवार से दुश्मनी क्यों निकालेगा? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ तो ऐसा है जो अभी भी उनसे छुपा हुआ है। ये सब सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। वहीं जीत की बहन उसे कमरे के अंदर ही नहीं जाने दे रही थी। वो कहती है, सोच लो भाई, अगर अंदर जाना है तो पूरे 10,000 रुपये देने होंगे, तभी आप रोमा भाभी के पास जा सकते हो। जीत ये सुनकर कहता है, 10,000? अपनी शक्ल देखी है, बड़ी आई 10,000 वाली। जीत की बहन नकली मुस्कुराहट के साथ कहती है, अच्छा तो ठीक है, फिर आप पूरी रात नीचे वाले सोफे पर ही सो जाइए। मैं भाभी के साथ जाकर आपके कमरे में सो जाती हूँ। और वो रूम के अंदर जाने लगती है। जीत कहता है, रुक जा रुक जा, दे रहा हूँ चुड़ैल। और वो उसके हाथ में 10,000 रुपये देकर कहता है, ले अब जा नीचे। जीत की बहन खुश होते हुए नीचे चली जाती है। जीत भी धीरे से रूम खोलकर अंदर आता है तो देखता है कि रोमा बेड के क्राउन से सर टिकाकर सोई हुई थी। वो कहता है, लो जी, जिसके लिए मैं इतने पापड़ बेल कर आया हूँ वो खुद सो गई है। वो धीरे से कबर्ड खोलकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो चेंज करके आता है। फिर वो रोमा के पास जाकर धीरे से उसके पैर सीधे करने लगता है। तभी रोमा की नींद टूट जाती है। वो अपने पैर खींचकर कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? पति पत्नी के पैरों को हाथ नहीं लगाते। जीत मुस्कुराकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं तो केयरिंग भी तो होनी ही चाहिए ना। और आप ऐसे ही सो गई थी। आप आराम से सो जाइए, मैं काउच पर ही सो जाता हूँ, जब तक आप मेरे साथ कंफर्ट हो। इतना कहकर वो उठने लगता है। तभी रोमा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप यहीं सो जाइए, और मैं आपके साथ कंफर्ट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अचानक से उसके गले लग जाती है। जीत पहले तो हैरान होता है, फिर कहता है, क्या हुआ रोमा जी, आप ठीक है ना? रोमा थोड़ी भारी आवाज में कहती है, एक अजीब सा डर है जीत जी, कहीं मेरे आपकी जिंदगी में रहने से आप पर कोई आँच आई तो। वो आगे कहती है। तभी जीत उसे खुद से अलग करके उसके चेहरे को अपने पास ले आता है। दोनों के चेहरे इतने पास थे कि रोमा को उसकी सांसें अपने होंठों पर महसूस हो रही थी। जीत कहता है, एक बात बताऊं, जब आप मेरे साथ नहीं थी ना, तो मैं वैसे भी अंदर ही अंदर मर रहा था। अब अगर मुझसे दूर होने की बात कही ना, तो शायद वैसे भी मैं ना जी पाऊं, क्योंकि आपको फिर से पाकर खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। फिर वो धीरे से उसके कांपते होठों पर अपने होठ रख देता है। रोमा भी उसके साथ इस एहसास को महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद जीत रोमा से अलग होता है और कहता है, अब सो जाते हैं हाँ। रोमा भी गर्दन हिलाकर लेट जाती है। जीत भी दूसरी साइड लेटकर उसे अपने गले लगाकर सो जाता है। वो चाहता था कि उनका रिश्ता आगे बढ़े, पर वो यह भी जानता था कि रोमा के लिए एकदम ये सब बहुत जल्दी होगा। वो अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता था। अगले दिन रितिका अन्नू को तैयार कर रही थी। तभी अन्नू कहती है, मम्मा एक बात पूछूं? रितिका कहती है, हाँ स्वीट हार्ट, पूछो। अनु, मम्मा, आप मेरी मम्मा हो ना? आप हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? आप मेरे और पापा के साथ हमेशा यहीं रहोगी ना? उसका सवाल सुनकर रितिका कहती है, मम्मा, अनु को छोड़कर कहाँ जाएगी? मम्मा तो अनु को और उसके पापा को बहुत प्यार करती है, और वो खुद भी आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। फिर वो उसे अपने गले से लगा लेती है। वहीं आदित्य डोर के बाहर खड़ा दोनों को देखकर कहता है, शायद मुझे भी आपकी आदत हो गई है रितिका जी। मैं नहीं जानता कि आपकी ज़रूरत है या आपकी आदत है, जो धीरे धीरे मेरे अंदर फिर से एहसास जगाने लगी है। और वो नीचे चला जाता है। रितिका अन्नू को स्कूल ड्रॉप करके घर आती है, क्योंकि आज उसे ज़्यादा काम नहीं था। वो अपने रूम में बैठी कल की बातों को सोच रही थी। वो कहती है, क्या करूं, किसे बताऊं ये बात, कोई मुझ पर विश्वास करेगा भी या नहीं। तभी निशिका उसके रूम में आकर कहती है, क्या सोच रही है रेट्स? रितिका एक गहरी सांस लेकर कहती है, निस, मुझे तुझे कुछ बताना है। और वो उसे सब बता देती है। निशिका जो ये सब सुनकर हैरान थी, वो कहती है, ओ गॉड, मुझे तो लगा था कि ये चाची यही सब छोटी मोटी हरकतें कर रही हैं तुझे परेशान करने के लिए, पर ये तो बहुत घटिया निकली। मतलब इन्होंने ही आदित्य जी की वाइफ को मारने की साजिश की थी। वो बात कर ही रहे थे कि तभी रितिका की नजर दरवाजे पर जाती है। वो कहती है, शोभित जी। शोभित, जिसने सारी बात सुन ली थी, वो अंदर आकर कहता है,
रितिका जी, क्या सच में माँ ने विभा भाभी को मारा है? बोलिए। रितिका सिर्फ गर्दन हिला देती है और निशिका की तरफ देखती है। तभी निशिका की नज़र शोभित पर जाती है, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। शोभित कहता है, माँ आपको इसका जवाब देना होगा, और वो रूम से बाहर चला जाता है। तभी निशिका बाहर जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या कर रहे हैं आप? जैसे आप पूछेंगे और वो कह देंगी कि हाँ, सब कुछ मैंने ही किया है और हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है उनके खिलाफ, जिससे हमें ये पता चले कि उन्होंने ये सब कैसे और क्यों किया। कोई भी हमारी बात का विश्वास नहीं करेगा जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा। शोभित उससे हाथ छुड़ाकर कहता है, तो क्या करूं? उन्हें सब करते रहने दूं? उन्होंने जो विभा भाभी के साथ किया, कैसे जाने दूं वो सब? आप नहीं जानते, मैंने देखा है भैया को तिल तिल मरते हुए। कैसे वो रात रात भर रोते थे और अभी भी रोते हैं। उन्हें आज तक इस बात का गिल्ट है कि जो भी हुआ उनकी वजह से हुआ, और हमारी अनु, उसकी क्या गलती थी जो उसे जन्म से ही माँ का प्यार से वंचित रहना पड़ा? क्या मिला माँ आपको ये सब करके? आपने हमारे हंसते खेलते परिवार के साथ क्यों इतना गलत किया? और वो नीचे गेट के सहारे बैठ जाता है। रितिका नीचे बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है और कहती है, मैं जानती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, पर आप संभालिए खुद को। निशिका सही कह रही है। जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा, वो यूं ही इतनी बड़ी बात को नहीं मानेगा, और आदित्य जी तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ बात विवाह जी की होती है, वो उनके खिलाफ कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमें कुछ सोचना होगा जिससे उनका सच सबके सामने सबूतों के साथ आए। पर हमें उससे पहले ये पता करना है कि वो ये सब क्यों कर रही हैं। वो प्रॉपर्टी के लिए ये सब अगर कर भी रही हैं, तो उन्हें इसमें विभा जी की जान लेने की क्या जरूरत थी? हो ना हो, वजह कुछ और है। इसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत है शोभित जी। क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप अपनी माँ के खिलाफ जा पाएंगे? शोभित कहता है, ठीक है, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि माँ ने यह क्यों किया है। रितिका कहती है, पर हम यह सब करेंगे कैसे? और सब वहीं बैठकर सोचने लगते हैं। तभी रितिका कहती है, अगर विभा जी की मौत की वजह पता लगाना है, तो खुद विभा जी को यहाँ लाना होगा। निशिका असमंजस से कहती है, ये क्या कह रही है तू रेट्स? मैं समझी नहीं। विभा जी जैसे आएंगी यहाँ। रितिका कहती है, मैं समझाती हूँ। फिर वो दोनों को अपना प्लान समझाती है। दोनों कहते हैं, पर इसमें बहुत रिस्क है। अगर आदित्य भाई को पता चल गया तो वो आपको शायद यहाँ से जाने को भी कह दें। रितिका कहती है, हाँ ये तो है। फिर वो सामने कैलेंडर की तरफ इशारा करके कहती है, मुझे 1 महीने का वक्त दिया गया था, उसमें से 24 दिन हो चुके हैं। मतलब अब मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। ये मेरी आखिरी परीक्षा है। उसके बाद या तो मैं हमेशा के लिए यहीं की होके रह जाऊंगी, या फिर शायद। वो आगे कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि भले ही उसने सबके दिल में जगह बना ली है, पर वो आज भी आदित्य के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। दूसरी तरफ ग्वालियर के एक घर में, एक कमरे में एक आदमी एक लड़की की तस्वीर को माला चढ़ा रहा था। वो कहता है, मेरी छाया, मेरी बच्ची, अपने पापा को माफ कर देना। वो तुझे बचा नहीं पाए। पहली बार तूने कुछ मांगा और मैं वो भी तुझे नहीं दे पाया, और आज यही कारण है कि तू मेरे साथ नहीं है। और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर तभी वो अपने आंसू पोंछकर कहता है, पर कहते हैं ना, जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। जिसने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली, मैंने भी उससे उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली। पर अभी भी मेरा हिसाब कुछ बाकी है। पर तू चिंता मत कर, वो भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। फिर वो उस कमरे को बंद करके वहां से चले जाते हैं। रात के वक्त आदित्य टेरेस पर बैठा था। अक्सर जब उसका मन शांत नहीं होता है, तो वो यहीं आ जाया करता है। वो आंखें बंद करके बैठा ही था कि तभी कोई उसके सर पर हाथ रखकर उसके सर की मसाज करने लगता है। वो देखता है कि रितिका मुस्कुराते हुए उसके सर की मसाज कर रही थी। वो कहता है, आप कब आई? और आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रितिका कहती है, मैं तब आई जब आप अपने ख्यालों में खोए हुए थे, और मुझे पता है आप परेशान हैं, इसलिए आपका थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज कर रही हूँ। मेरे पापा कहते हैं कि हेड मसाज से स्ट्रेस कम होता है। आदित्य कहता है, आपको पता है, आप परफेक्ट हैं हर काम में। सच में मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी।
रितिका भी कुछ देर उसकी मसाज करती है। आदित्य कहता है रुक जाइए, अब सब ठीक लग रहा है। फिर वो रुककर कहता है अगर कोई परेशानी ना हो तो कुछ देर आप मेरे साथ बैठ सकती हैं। रितिका कहती है क्यों नहीं, और वो फिर उसके पास आकर बैठ जाती है। दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। आदित्य के मन में क्या था यह तो सिर्फ वो ही जानता था। वहीं रितिका के मन में विवाह की मौत का सच जानने का प्लान चल रहा था। थोड़ी देर बाद रितिका कहती है अब चलते हैं। आदित्य जी बहुत लेट हो गया है, हम कल ऑफिस भी जाना है। वो उठने लगती है कि आदित्य एकदम से रितिका को खींचकर अपने गले लगा लेता है। रितिका, जो उसके अचानक ऐसा करने से हैरान हो गई थी, वो कहती है आदित्य जी आप ठीक है ना। आदित्य कहता है प्लीज, क्या कुछ देर ऐसे ही रह सकती हैं आप। रितिका कहती है हाँ, और वो उसकी पीठ पर हाथ रख देती है। आदित्य आंखें बंद करे पिछली रात के बारे में याद करने लगता है। फ्लैशबैक। आदित्य रोमा की शादी से फ्री होकर सारे काम करने के बाद वो अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाता है। उसके सामने अचानक से वो इंसिडेंट आ जाता है जब उसने रितिका को किस किया था। वो आंखें खोलकर बेड पर बैठ जाता है और कहता है मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, कैसे उनके करीब जा सकता हूँ। मैंने विवाह से वादा किया था कि उसके सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं होगा। फिर मैं कैसे रितिका जी के साथ वो सब कर बैठा। वो अपने वॉलेट को निकालता है और खोलता है जिसमें विवाह की एक तस्वीर थी। वो कहता है सॉरी विवाह, तुम्हारा आदि अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। आज मैं किसी और के करीब गया, बहक गया था तुम्हारा आदि। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी और वो आंखें बंद कर लेता है, जिससे उसकी आंखों के कोने से आंसू बह जाते हैं। तुम बहके नहीं थे आदि, बल्कि तुम्हारे एहसासों ने तुम्हें यह करने पर मजबूर कर दिया था। आदि को जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो वो आंखें खोलता है। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है विभा, यह तुम ही हो ना। तुम वापस आ गई विभा, तुम कहीं नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर। विभा मुस्कुराते हुए कहती है मैं तो कब की चली गई थी, पर पता है मुझे तुमने रोक रखा था। तन से ना सही, मैं मन से तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे दिल में मेरी जगह क्या है मैं जानती हूँ। पर एक बात जानते हो तुम, प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और तुम तो बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें दूसरी बार सच्चा प्यार मिल रहा है। रितिका बहुत अच्छी लड़की है, एकदम प्योर सोल है वो। जितना प्यार वो तुमसे और अनु से करती है ना, उतना कोई भी नहीं कर सकता है। उसकी और उसके प्यार की कदर करो। ऐसा ना हो कि तुम्हें बहुत देर हो जाए। तुम भी उससे प्यार करने लगे हो आदि, पर तुम मानना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। पर आदि धोखा कैसा, मेरा और तुम्हारा साथ इतना ही था। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा आदि। प्लीज आदि, अब अपनी जिंदगी में प्यार के दरवाजे फिर से खोल दो। अपना ध्यान रखना आदि, आई लव यू। और वो गायब हो जाती है। आदित्य चिल्लाकर उठता है विभू, नहीं प्लीज छोड़कर मत जाओ मुझे प्लीज। और वो उठकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं है। वो विवाह की बातों को सोचने पर मजबूर हो जाता है। फ्लैशबैक एंड। आदित्य आंखें खोल लेता है और रितिका को खुद से अलग करता है। रितिका कहती है आप ठीक है ना आप। आदित्य कहता है हाँ थैंक यू। फिर वो दोनों नीचे चले जाते हैं। रितिका रूम में जाने के बाद शोभित को कॉल करती है और कहती है सब रेडी है ना। शोभित जी। शोभित कहता है सब हो गया है, प्लान स्टार्ट। और वो कॉल कट कर देता है। रितिका भी धीरे से अन्नू के माथे पर किस करके अपने रूम की डोर धीरे से बंद कर देती है और नीचे चली जाती है। रात के 1 बजे थे, सब सो रहे थे। अनिका जी आज अकेली ही सो रही थी, क्योंकि कुलदीप जी किसी काम से बाहर गए थे। तभी अचानक उन्हें कोई आवाज़ आती है। वो एकदम से उठ जाती हैं। वो देखती हैं कि उनके रूम की खिड़की खुली हुई थी और हवा की वजह से वो आवाज़ आ रही थी। वो कहती हैं मैंने तो बंद की थी, फिर ये कैसे खुल गई। वो उठकर उसे बंद कर देती हैं और फिर से आकर सो जाती हैं। और उन्हें अभी सोए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि एक जोर की आवाज़ से फिर से खिड़की खुल जाती है। अनिका जी एकदम से डर कर उठकर बैठ जाती हैं। ये कैसे खुल गई, मैंने तो अभी बंद की थी। और वो धीरे से उठकर खिड़की से बाहर देखती हैं और कहती हैं हवा भी नहीं है अब तो। तभी अचानक उनके पैर के पास कुछ आकर गिरता है। वो देखती हैं कि एक कागज़ था जिसके अंदर पत्थर था। वो कहती हैं ये कहाँ से आया। वो झुककर उठाती हैं और उसे खोलती हैं तो वो डर से उसे फेंक देती हैं। वो कहती हैं ये कैसे हो सकता है, वो कैसे आ सकती है। नहीं, यह जरूर कोई और है। वो पेपर फिर से उठाकर पढ़ती हैं।
उसमें लिखा था, पापों का हिसाब तो इस जन्म में होगा ही, सच कबूल कर लो वरना मैं खुद आ जाऊंगी कबूल करवाने के लिए। विवाह। अर्निका जी उस पेपर को अपने ड्रॉअर में रखकर पानी पीकर कहती हैं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मर चुकी है। और वो बेड पर लेट जाती हैं। नीचे शोभित, निशिका और रितिका खड़े थे। रितिका कहती है, अभी वो इस बात पर यकीन नहीं करेगी, पर हमें ऐसा थोड़ा स्लो करना होगा जिससे उन्हें शक नहीं हो। शोभित कहता है, जी आप सही कह रही हैं, अब अगला कदम स्टार्ट करते हैं। फिर वो ऊपर जाते हैं। रितिका तो अपने रूम में जाती है और निशिका और शोभित कहीं और चले जाते हैं। अगली सुबह अनिका जी अपने रूम में तैयार हो रही थी। वो कल की बात सोच रही थी। तभी शोभित आता और कहता है, माँ। अनिका जी उठकर कहती हैं, हाँ बेटा बोल। शोभित, माँ यह कोई आपके लिए देकर गया है। अनिका जी देखती हैं तो वो एक पार्सल था। वो कहती हैं, ये कौन देकर गया है। शोभित कहता है, पता नहीं माँ, मैं जिम से आया तो ये नीचे रखा था। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। इतना कहकर वो चला जाता है। वो उस पार्सल को खोलकर देखती हैं तो वो हैरान और डर दोनों जाती हैं। वो एक दुपट्टा निकालती हैं जो खून से सना हुआ था। वो कहती हैं, ये किसका है और मुझे कोई क्यों। तभी उनकी नज़र एक खत पर जाती है। वो खोलकर उसे पढ़ती हैं। उसमें लिखा था, ये दुपट्टा देख रही हैं आप, ये मेरा है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब आखिरी बार यही दुपट्टा पहना था मैंने। अभी वक्त है, अपने गुनाह कबूल कर लीजिए, वरना क्या पता आपके साथ क्या हो। मैं तो जीते जी आपकी सच्चाई नहीं जान पाई, पर अब तो आपसे बदला ले सकती हूँ ना। सोच लीजिए, आज रात तक का वक्त है आपके पास, वरना मैं आ जाऊंगी। विवाह। यह पढ़कर अनिका जी जल्दी से किसी को फोन करती हैं। आदित्य अपने ऑफिस में बैठा था। रितिका भी उसके सामने बैठकर काम कर रही थी। वो कहती है, आदित्य जी मैं सोच रही हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी चाहिए, पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता है। वो आंखें ऊपर करके देखती है तो आदित्य खोया हुआ उसे ही देख रहा था। वो उसके हाथ पर हाथ रखती है तो आदित्य कहता है, क्या हुआ। रितिका हंसकर कहती है, यही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ। आपसे कब से बात कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। आदित्य झेप कर कहता है, सॉरी, वो ध्यान कहीं और था। रितिका शरारत से कहती है, मेरे ऊपर था, क्यों, सही कहा ना। आदित्य देखता है कि रितिका उसके मजे ले रही है तो वो कहता है, हाँ, आप पर था। क्यों, कोई परेशानी है। वैसे बहुत सुंदर लग रही हैं आप, इसलिए आपसे नज़र नहीं हट रही है। रितिका को लगा था कि आदित्य उस पर बिगड़ेगा, पर उसके ऐसे जवाब सुनकर वह कहती है, वो मैं जाती हूँ, कुछ काम है। और वो वहाँ से चली जाती है। आदित्य भी हंसकर कहता है, पागल लड़की, और वो अपना काम करने लगता है। अनिका जी जल्दी से कॉल करती हैं और कहती हैं, हेलो, वो विवाह वापस आ गई है। सामने से एक आवाज़ आती है, पागल हो गई हो क्या, वो मर चुकी है तो कैसे वापस आएगी। अनिका जी डरते हुए कहती हैं, मैं सच कह रही हूँ, वो वापस आ गई है। उसने मुझे चिट्ठी भी भेजी और कहा है, अगर आज रात तक मैंने सच कबूल नहीं किया तो वो खुद यहाँ आ जाएगी। सामने से कहा जाता है, कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, ज़्यादा ध्यान मत दो और जो काम अधूरे हैं उसे पूरा करो। और सबसे पहले रितिका का इंतजाम करो, क्योंकि अगर वो इस घर में अगर एक बार बस गई तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। अनिका जी कहती हैं, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और वो फ़ोन करते हुए कहती हैं, हाँ, शायद ये सही कह रहे हैं, मेरे साथ कोई मजाक ही कर रहा होगा। विभा तो मर चुकी है, वो कैसे आएगी। वहीं रितिका केबिन से निकलकर बाथरूम में जाती है और कहती है, क्या हो गया है इन्हें, जब से वो किस हुई है। इतना बोलते ही रितिका को उसका और आदित्य का किस याद आ जाता है। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो अपना फेस वॉश करती है और कहती है, कितना लाल हो जाती हूँ मैं, कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो देखती है कि फ़ोन निशिका का है। वो पिक करते हुए कहती है, यस निशिका कहती है, जो स्पीकर्स तूने चाची के रूम में फिट करवाए थे, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है। और वो उसे सब बताने लगती है। सब सुनकर रितिका कहती है, गुड, अब हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर ये किससे बात करती हैं, और ये काम करेगा शोभित। तुम मुझसे बात करो। निशिका कहती है, ओके, मैं करती हूँ। और तू आज के प्लान के लिए रेडी है ना। रितिका कहती है, हाँ, अब हमें अपना अगला प्लान स्टार्ट करना है, जो होगा रात को। तू सारा सामान मंगवा लेना। निशिका ओके बोलकर फ़ोन रखती है।
रितिका भी फोन रखते हुए कहती है, बहुत खेल खेल लिया आपने चाची जी, अब ये खेल आपके साथ मैं खेलूंगी। इसी तरह शाम हो जाती है। रितिका भी अपने केबिन से निकलकर जा रही थी कि आदित्य कहता है, घर चलें। रितिका कहती है, नहीं, वो मैं खुद चली जाऊंगी। और वो आगे बढ़ने लगती है। तभी आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्यों जाएंगी खुद, मैं भी चल रहा हूँ। और वो उसके साथ लिफ्ट से नीचे आ जाता है। रितिका भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, कार में बैठ जाती है और वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। उनकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुक जाती है। तभी एक औरत शीशा नॉक करती है और कहती है, मैडम, ये फूल ले लीजिए प्लीज। रितिका को उसे देखकर दया आ जाती है। उसकी नज़र उसके साथ खड़े बच्चे पर जाती है, जो मासूम आंखों से उसे देख रहा था। वो अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर उस औरत को देती है और कहती है, आप दोनों कुछ खा लीजिए। वो औरत मुस्कुराते हुए उसके सर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखकर कहती है, भगवान करे आप हमेशा खुश रहें, आपकी और साहब की जोड़ी हमेशा बनी रहे। रितिका भी मुस्कुराते हुए फूल ले लेती है और कहती है, थैंक यू। उनकी गाड़ी भी उसके बाद सिग्नल क्रॉस करती है। रितिका वो फूल आदित्य को देती है और कहती है, ये मेरी तरफ से आप रख लीजिए। आदित्य कहता है, पर मैं क्यों, आप किसी और को भी तो दे सकती हैं ना। रितिका कहती है, हाँ ये भी है, मैं ये फूल अनिकेत को दे दूंगी, वो कह रहा था उसे ये फूल पसंद है। तभी आदित्य गाड़ी रोक देता है और कहता है, आइए, आज आपको कुछ स्पेशल टेस्ट करवाया जाए। रितिका कहती है, क्या। फिर वो सामने देखती है तो उसे एक पानी पूरी की दुकान दिखाई देती है। वो कहती है, पर मैं ये नहीं खाऊंगी, ये बहुत तीखे होते हैं। आदित्य कहता है, आपके लिए कम मिर्ची वाले बनवा देंगे, अब चलिए। वो दोनों वहां जाते हैं। आदित्य कहता है, भाई 2 प्लेट पानी पूरी, एक मीडियम मिर्च का और एक बिल्कुल तीखा। तो वो लड़का कहता है, अभी बनाता हूँ भैया। और वो दोनों फिर खाना शुरू करते हैं। रितिका खाते हुए आदित्य को देख रही थी, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो फिर भी बिल्कुल तीखा खा रहा था। तभी रितिका को एकदम से ठसका लगता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। यह देखकर आदित्य अपनी प्लेट छोड़कर उसे जल्दी से पानी पिलाता है और कहता है, आराम से खाइए। रितिका कहती है, बस मेरा हो गया है, अब चलें। आदित्य भी पैसे दे देता है। उसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही रितिका अपना बैग लेकर निकल जाती है। वहीं आदित्य भी निकल रहा था। तभी उसकी नज़र उन फूलों पर जाती है। वो उठाकर उन्हें अपने बैग में रख लेता है और अंदर चला जाता है। रात को सब डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रितिका और निशिका सबके रूम चेक करके आती है और देखती है कि कोई जग तो नहीं रहा है। पर उस वक्त रात के 1 बज गए थे, तो सब सो गए थे। रितिका अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करती है और कहती है, सब रेडी है ना। सामने से एक लड़की कहती है, यस मैम, सब रेडी है। रितिका भी कहती है, स्टार्ट। उसके बाद वो भी अर्निका जी के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। अर्निका जी भी सो रही थी। तभी एकदम से कोई उनका ब्लैंकेट खींचता है। वो नींद में थी तो ज़्यादा ध्यान न देकर वो फिर से उसे उठाकर डाल लेती हैं और सो जाती हैं। तभी कोई उनके कान में फूंक मारता है, जिससे वो एकदम उठकर बैठ जाती हैं। वो कहती हैं, ये क्या था, कितना पास से आवाज़ आई। फिर वो टेबल पर रखा गिलास उठाकर पानी पीने लगती हैं, पर गिलास खाली था। वो कहती हैं, ये गिलास खाली कैसे है, मैंने तो खुद भरकर रखा था। एक काम करती हूँ, नीचे से भरकर लाती हूँ। वो उठकर चली ही थी कि तभी उन्हें आईने में एक औरत का अक्स दिखाई देता है। वो उन्हें उंगलियों के इशारे से अपनी ओर बुला रही थी। यह देखकर अर्निका जी इतना डर जाती हैं कि उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो मन में कहती हैं, इसका मतलब विवाह सच में है, कोई मेरे साथ मजाक नहीं कर रहा है। और वो आंखें बंद करती हैं और फिर से खोलती हैं, तो उन्हें वो परछाई ही दिखाई दे रही थी। वो कहती हैं, क्या हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि ये मैं ही हूँ। कहा था ना, अगर रात तक सच्चाई कबूल नहीं की तो मैं खुद आ जाऊंगी। अनिका जी डरते हुए कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया, विभा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। वो परछाई हंसते हुए कहती है, गलत फहमी नहीं, ये सच है। और फिर वो गुस्से में कहती है, बोलिए, मुझे क्यों मारा, बोलिए। और वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अनिका जी जल्दी से रूम के बाहर भागने लगती हैं और वो बड़बड़ाते हुए कह रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ। और वो सामने किसी से टकरा जाती हैं। वो देखती हैं तो सामने रितिका खड़ी थी। रितिका अनिका जी को संभालते हुए कहती हैं, क्या हुआ चाची जी, आपकी हालत इतनी क्यों खराब है और इतना क्यों डरी हुई हैं आप। अनिका जी रितिका का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं,
अच्छा हुआ तुम आ गई हो। मेरे रूम में कोई है, प्लीज मेरे साथ चलो। और वो उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में साथ लेकर जाने लगती हैं। जब वो दोनों रूम में आते हैं तो वहां कोई नहीं था। रितिका कहती है यहाँ तो कोई नहीं है। अनिका जी देखती हैं, वहां कोई भी नहीं था। वो कहती है नहीं, वो यहीं थी। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने सच नहीं कबूल किया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। रितिका कहती है कौन सा सच चाची? अनिका जी कि मैंने ही। और वो बोलते बोलते चुप हो जाती हैं और मन में कहती हैं ये मैं क्या करने जा रही थी। और फिर वो संभलते हुए कहती हैं कुछ नहीं, तुम जाओ, मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। रितिका भी कुछ नहीं कहती है और वो वहां से चली जाती है। अनिका जी भी बाथरूम में जाकर बेसिन में मुंह धोकर सामने देखती हैं तो वो शॉक हो जाती हैं। उस पर लिखा था यह तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर अब भी सच नहीं कबूला तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। विवाह। ये पढ़कर अनिका जी कहती हैं नहीं, कोई मजाक नहीं चल रहा है ये। विवाह सच में आ गई है, यह उसकी ही हैंड राइटिंग है। मुझे उनसे मिलना ही होगा। अगली सुबह शोभित सबका वेट नीचे गार्डन में कर रहा था। तभी सब आते हैं। शोभित कहता है मुझे पता चल गया है माँ किसको फोन करती हैं। और वो नंबर डिस्प्ले करता है और कहता है ये मेरे मामा जी हैं जो ग्वालियर में रहते हैं। रितिका कहती है इसका मतलब वो भी चाची जी के साथ इन सब में शामिल हैं। शोभित कहता है कोई श्योर नहीं है इस बारे में। रितिका कहती है चाची जी डर तो बहुत गई हैं कल। अब इन दिनों वो कोई ना कोई गलती जरूर करेंगी। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। रितिका अपने रूम में जाकर अन्नू को रेडी करके कहती है अन्नू, आज आपको पापा स्कूल ड्रॉप कर देंगे। मम्मा को कहीं अर्जेंट जाना है, ओके। फिर वो उसके माथे पर किस कर देती है। अन्नू भी रितिका के गाल पर किस करते हुए कहती है ओके मम्मा। और फिर वो नीचे चली जाती है। वो अपनी एक मीटिंग के लिए लैपटॉप ऑन कर लेती है और स्टार्ट करती है। 2 घंटे बाद अनिकेत उसके रूम में आता है और कहता है हे ब्यूटीफुल। रितिका अपने स्पेक्स नीचे रखते हुए कहती है अरे तुम यहाँ, कुछ काम था? अनिकेत कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। वो आज आप लोग क्लब चलेंगे मेरे साथ? मैंने दी और जीजू को भी बोल दिया है। अंकिता और शोभित भाई भी चल रहे हैं। रितिका कहती है और आदित्य जी? अनिकेत कहता है वो नहीं जाएंगे, उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। आप और आपकी दोस्त चलेंगे? रितिका को सोचकर कहती है हाँ चलते हैं, मैं भी बहुत टाइम से कहीं नहीं गई। अनिकेत कहता है ओके, 8 बजे चलेंगे, रेडी रहिएगा। रितिका ओके श्योर। फिर वो भी अपने बाकी काम करने लगती है। रात के वक्त रितिका रूम में तैयार हो रही थी। उसने लेवेंडर कलर का फुल लेंथ का ड्रेस पहन रखा था। उसके साथ उसके सिल्वर कलर के हील्स, कानों में इयररिंग्स, आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर पिंक कलर की हल्की सी लिपस्टिक, हाथों में घड़ी, बालों को कर्ली करके खुला छोड़ रखा था। तभी अन्नू रूम में आती है और कहती है आप कहाँ जा रही हो मम्मा? रितिका कहती है बेटा मम्मा बड़ों वाली पार्टी में जा रही थी, इसलिए आपको साथ नहीं लेकर जा सकती है। आप आज पापा के साथ बैठ जाएंगी, मम्मा जल्दी आ जाएंगी। अनु मुस्कुराते हुए कहती है यस मम्मा, मैं तो बिग गर्ल हूं ना, किसी को परेशान नहीं करूंगी। फिर वो उसके गालों को चूमते हुए कहती है मम्मा आप बिल्कुल परी लग रही हो। रितिका भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है थैंक यू मेरी जान। फिर वो रेडी होकर आदित्य के रूम में जाकर नॉक करती है। आदित्य जो लैपटॉप पर काम कर रहा था वो नजरें उठाकर कहता है आ जाइए। तभी उसकी नजर रितिका पर ठहर जाती है। रितिका अंदर आकर कहती है आदित्य जी मैं क्लब जा रही हूँ सबके साथ। अन्नू को मैंने खाना खिला दिया है, अगर मुझे लेट हो जाए तो आप प्लीज उसे सुला दीजिएगा। आदित्य जो उसमें ही खोया सा था वो कहता है ब्यूटीफुल। रितिका कहती है जी कुछ कहा आपने? आदित्य कहता है नहीं कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा अपना। फिर वो उठकर कहता है आपको नहीं लग रहा आप कुछ भूल रही हैं? रितिका कहती है जी क्या, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। आदित्य मुस्कुराते हुए उसकी आंखों से हल्का सा काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा देता है और कहता है अब जाइए। माँ कहती है नजर नहीं लगती है ऐसा करने से। रितिका भी मुस्कुराती हुई कहती है थैंक यू। और वो फिर सबके साथ चली जाती है। आदित्य भी अन्नू के साथ खेलने लगता है। वहीं सब क्लब पहुंचकर काउंटर पर बैठकर अपने अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। निशिका ने आज रेड कलर का टॉप और नीचे नी लेंथ स्कर्ट पहनी थी। उसने बहुत डार्क मेकअप कर रखा था। अंकिता ने ब्लू टॉप और वाइट जीन्स पहनी थी।
अनिकेत ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी थी। वहीं शोभित ने येलो शर्ट के साथ ब्लू जीन्स कैरी कर रखा था। जीत और रोमा आ नहीं पाए थे क्योंकि जीत को कुछ अर्जेंट काम आ गया था। निशिका तो ड्रिंक करती थी तो उसने अपने लिए एक हार्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी। वहीं शोभित, रितिका और अंकिता ने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की। सब बैठकर अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी अनिकेत कहता है, अब मैं तो चला डांस करने। चल अंकिता। वो दोनों डांस करने चले जाते हैं। रितिका शोभित और निशिका को कहती है, तुम दोनों भी जाओ। शोभित निशिका के सामने हाथ करता है तो निशिका भी पहले रितिका को देखती है। रितिका उसे गर्दन हिलाकर हाँ का इशारा करती है। निशिका भी उसके हाथ पर हाथ रख देती है। फिर वो दोनों भी डांस करने चले जाते हैं। रितिका भी वहां बैठकर सबको डांस करते हुए देख रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है, हेलो, कैन आई डांस विद यू। रितिका एलिगेंट तरीके से कहती है, सॉरी, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। वो लड़का भी वहां से चला जाता है। तभी रितिका गलती से सॉफ्ट ड्रिंक की जगह वोदका पी लेती है, पर फ्लेवर की वजह से उसे पता ही नहीं चलता है। रितिका कहती है, वाओ कितनी टेस्टी ड्रिंक है। फिर वो काउंटर वाले आदमी से कहती है, एक ऐसी ही ड्रिंक और बना दीजिए। काउंटर वाला आदमी भी उसे वैसी ड्रिंक बनाकर दे देता है। रितिका उसे पीते हुए कहती है, वाओ, मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया, ये तो बहुत अच्छी है। और वो एक दो ड्रिंक और पी लेती है। धीरे धीरे उसे नशा होने लगता है क्योंकि उसने आज से पहले ड्रिंक नहीं की थी। वो उठने लगती है कि तभी वो लड़खड़ा जाती है। वो कहती है, ये मुझे सब ब्लर क्यों दिख रहा है। एक काम करती हूँ, फेस वॉश करके आती हूँ। और वो बाथरूम की तरफ जाने लगती है। एक लड़का जो रितिका को काफी देर से नोटिस कर रहा था, वो इधर उधर देखता है। जब किसी की नज़र उस पर नहीं जाती है तो वो रितिका के पीछे पीछे जाने लगता है। रितिका मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। वो बाथरूम से फेस वॉश करके बाहर आकर खुद से कहती है, यार मुझे तो अभी भी चक्कर आ रहा है। एक काम करती हूँ, मैं शोभित को बोलती हूँ कि मुझे घर पर ड्रॉप कर दे। तभी वो लड़का आकर कहता है, कोई हेल्प चाहिए क्या। रितिका उसे देखती है, जो अजीब नज़रों से उसे ही देख रहा था। वो कहती है, नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। और वो जाने लगती है। तभी वो लड़का उसकी कमर पकड़कर कहता है, क्या ब्यूटीफुल गर्ल, इतनी सुंदर हो, कुछ देर हमारे साथ भी बैठ जाओ। और वो उसके कमर से उसकी पीठ तक छूने लगता है। रितिका उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, पर नशे में होने के कारण वो ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं कर पा रही थी। उस पर उस लड़के ने उसे आगे से बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। वो लड़का मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पर झुकने लगता है। तभी कोई रितिका को एकदम से अपने करीब लेता है। रितिका जब देखती है तो वो हंसकर कहती है, आदि, आप आ गए। और वो फिर से उसके सीने से लग जाती है। वो लड़का कहता है, ओ भाई, ये मेरी है, तू कैसे हाथ लगा रहा है। आदित्य एक हाथ रितिका की पीठ पर रखते हुए दूसरे हाथ से उस लड़के का गला पकड़ लेता है और कहता है, अब बोल, क्या ये तेरी है। वो लड़का बहुत कोशिश कर रहा था, पर आदित्य का हाथ अपनी गर्दन से हटा नहीं पा रहा था। तभी आदित्य उसका गला छोड़ते हुए कहता है, डोंट यू डेयर टू टच हर नाउ, गेट लॉस्ट। वो लड़का खांसता हुआ बाहर चला जाता है। आदित्य देखता है कि रितिका उसके सीने से लगी उसके शर्ट के बटन से खेल रही थी। वो कहता है, रितिका जी, चलिए घर चलते हैं। रितिका कहती है, नहीं ना आदि, इतनी जल्दी घर नहीं, अभी तो आए हैं, अभी तो हमने डांस भी नहीं किया है। आदित्य मन में कहता है, ये इतना अलग क्यों लग रही है। फिर वो कहता है, नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम घर चलते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। रितिका जिद करते हुए कहती है, नहीं, मुझे डांस करना है। और वो आगे बढ़ने लगती है। तभी आदित्य उससे गोद में उठाकर कहता है, कोई डांस नहीं, अब हम घर चलते हैं, बस। और वो उसे धीरे धीरे बाहर ले जाने लगता है। रितिका उसके सीने पर मार रही थी और कह रही थी, आप कभी मेरी बात नहीं मानते हो, हमेशा अपनी चलाते हो। मुझे जाना है, मुझे नीचे उतारिए। आदित्य उसे बाहर लेकर आता है और कार में बैठाकर कार का गेट लॉक कर देता है। वो शोभित को एक मैसेज कर देता है। फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और रितिका को कहता है, सीट बेल्ट लगाइए। रितिका चिल्लाते हुए कहती है, नहीं लगाना, मुझे बाहर जाना है। आदित्य उसके पास जाकर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है। रितिका को उसकी सांसें अपने गले और अपने सीने पर महसूस हो रही थी। वो कहती है, आदि, मुझे ना कुछ हो रहा है। आदित्य कहता है, क्या हो रहा है। रितिका उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के साइड रखती है और कहती है, देखिए मेरी हार्ट बीट कितनी बढ़ गई है।
आदित्य उससे खुद का हाथ छुड़ाकर कहता है, पागल हैं क्या आप? और वो कार स्टार्ट करने लगता है। वो याद करने लगता है कि जब उसे अन्नू की एक नोटबुक नहीं मिल रही थी, तब उसने रितिका को कॉल कर लिया था। रितिका ने कॉल तो पिक किया था, पर शोर की वजह से उसे आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब वो बाथरूम जा रही थी, तब भी उसका फ़ोन ऑन था और आदित्य को वहाँ जो भी बात हो रही थी, वो सब सुनाई दे रही थी। उसने माया, जो कि उनके यहाँ काम करती थी, उसे अन्नू का ध्यान रखने का कहकर वो खुद क्लब के लिए निकल गया था। आदित्य अपनी सोच से बाहर आता है, क्योंकि रितिका बार बार उसके कंधे पर मार रही थी। वो कहता है, ये लड़की बिल्कुल बच्ची है, और वो ड्राइविंग करने लगता है। रितिका उसके कंधे पर सर रख देती है और कहती है, आदि, मुझे आइसक्रीम खानी है प्लीज। आदित्य उसकी मासूमियत देखकर कहता है, हाँ अभी मिल जाएगी, पर तब तक तुम चुपचाप बैठोगी। रितिका मुंह पर उंगली रखकर हाँ में गर्दन हिला देती है। आदित्य कुछ देर बाद कार रोककर कहता है, कौन सी आइसक्रीम खाएंगी आप? रितिका कहती है, चॉकलेट, और वो भी बहुत सारी। आदित्य उसे कार में बैठाकर आइसक्रीम लेकर आता है और कहता है, ये लीजिए। रितिका खुश होते हुए बच्चों की तरह खा रही थी। फिर वो आदित्य को भी कहती है कि आप भी खाइए। आदित्य खाता तो नहीं था, और उसे मना नहीं कर पाता है और थोड़ी सी खाकर कहता है, अब आप खाइए। फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर आदित्य रितिका को अपने रूम में लेकर आता है, क्योंकि रितिका बहुत परेशान कर रही थी। अगर वो अन्नू वाले रूम में सोती, तो अन्नू भी उठ जाती। आदित्य उसे बेड पर लिटाकर जैसे ही उठने लगता है, रितिका उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आई लव यू आदि, आई लव यू। और वो उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है, जानते हैं आप, बहुत से लड़कों ने मुझे प्रपोज किया था, पर मुझे किसी इंसान से प्यार नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत में आपका होना लिखा था। मुझे आपकी हर चीज़ से प्यार है। फिर वो उससे अलग होकर कहती है, आपकी ये आंखें बहुत गहरी हैं, जैसे सब बयां कर देंगी। फिर वो उसकी आंखों पर किस कर लेती है। और आपके ये गाल, जब आप हंसते हैं ना, तो इन पर जो डिम्पल पड़ते हैं ना, वो तो क्या ही कहूँ। मन करता है किसी को आपको ना देखने दूं। और फिर वो उसके गालों पर किस कर देती है। आदित्य उसे पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सो जाइए आप प्लीज। फिर वो उसकी आंखों में नमी देखता है तो कहता है, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? कहीं दर्द है क्या? रितिका कुछ नहीं कहती है और उसे देखती रहती है। फिर वो उसके फोरहेड पर किस कर लेती है और कहती है, आप मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे क्या? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।